ध्यान देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट होता है और इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे लेंथी क्वेश्चंस माने जाते हैं। ये 1 मार्क से लेकर के आपके 5 मार्क क्वेश्चन तक आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट, व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ, कोई भी ऑब्जर्वर हो अगर किसी पॉइंट ओ से ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे आप यहाँ ओ देख रहे हैं और यहाँ पर ओ देख रहे हैं, देन एट एन ऑब्जेक्ट पी, किसी भी ऑब्जेक्ट पी को, यहां एक ऑब्जेक्ट पी को देखा जा रहा है और यहां भी एक ऑब्जेक्ट पी को देखा जा रहा है, देन द लाइन ओपी इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। तो यहां जो लाइन ओपी है आपका, ये लाइन ऑफ साइट है, यहां जो लाइन ओपी है आपका वो लाइन ऑफ साइट है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिविएशन की। एलिविएशन क्या होता है? सपोज कीजिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। मान के चलिए एक छत है और एक छत पर कोई बंदर बैठा हुआ है और आप छत से कुछ डिस्टेंस पर हैं और वहां से आप उस बंदर को आप जब देखेंगे तो दो बातें होंगी। सबसे पहले आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में लाइन ऑफ साइट बनेगा, जो कि मान के चलिए मेरे ऊपर अभी जस्ट पंखा दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं अगर पंखे को देख रहा हूं तो मैंने क्या किया, इसको नीचे से देखा और नीचे से ऊपर की तरफ हम जब देख रहे हैं तो हमारी आंखों से निकलने वाला एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी और दूसरा हमारा लाइन ऑफ साइट जाएगा उस पंखे पर, या किसी दीवार पर छिपकली को देख सकते हैं, या किसी भी टर्म को अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी और दूसरी लाइन ऑफ साइट जाएगी। तो इसे कहते हैं, यहां पर जो इन दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिविएशन। जैसे मैंने कहा कि मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ बात को लेके चल रहा हूं तो यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक ये हमारा जो है, हमारा जहां ये ज्वाइंट है, मान के चलिए ये आई साइट है, तो यहाँ से दो लाइन ही जाएगी। एक लाइन हमारी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा लाइन ऑफ साइट पर जहां पर ऑब्जेक्ट हमारा सिचुएटेड है। तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिविएशन। आप ध्यान दीजिए, सपोज दैट फ्रॉम अ पॉइंट ओ, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट ओ है और यू लुक अप, आप ऊपर देख रहे हैं, आप एन ऑब्जेक्ट पी, किसी ऑब्जेक्ट पी को प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ योर आई, जो कि आपके एक लेवल पर है, आपके आंख के एक लेवल पर है। द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिविएशन पी सच एज सीन फ्रॉम ओ। यहां पर आपको जो सीन दिखाई दे रहा है इसे पर एंगल ऊपर, तो यही एंगल ऑफ एलिविएशन हो जाता है, जैसा कि हमने बात किया। अब वही ऑब्जेक्ट का ठीक एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या सेंस हो जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ऐसा हो जाएगा कि अब ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए छत पर है और छत से किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर है, छत पर ले लीजिए या पर्टिकुलर हाइट पर है, आप अभी नीचे थे और नीचे से आपने किसी टर्म को ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिविएशन फॉर्म हुआ। लेकिन वही अगर आप किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर हैं और हाइट पर हैं तो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो मान के चलिए एक पर्टिकुलर हाइट पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर्टिकुलर हाइट पर ऑब्जर्वर ओ है और वो जब देखेगा नीचे किसी ऑब्जेक्ट पी को, तो जो ऑब्जेक्ट पी को देखेगा तो हमारे आंख से एक सीधी सी लाइन जाएगी और वो लाइन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, नीचे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह जो जाएगी लाइन, उसे लाइन ऑफ साइट कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन में जो एंगल फॉर्म होता है उसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप डिप्रेस देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, डेप्थ में देखते हैं, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। कब? जब आप उसी ऑब्जेक्ट को कहां देखते हैं? डाउन। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से देखते हैं डाउन की तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा, और वहीं किसी ऑब्जेक्ट को अप की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिविएशन फॉर्म होगा। अगर हम ध्यान दें तो अगर यहाँ P से हमने क्या किया, एक और लाइन हमने ड्रा कर ली हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हमने मान लिया, तो ध्यान देंगे कि एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिविएशन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन या एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो
एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम हो जाते हैं, जिसे हम अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं सन्स एल्टीट्यूड की। सन की जो एल्टीट्यूड होती है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड सन्स एल्टीट्यूड। कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है किसी सन का हमारे अर्थ से, वो एल्टीट्यूड ही सन्स का एल्टीट्यूड कहलाता है। और यह द सन्स एल्टीट्यूड आर डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, और यह अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिफर होता है, क्योंकि आपका मॉर्निंग के टाइम में कुछ और होगा सन्स एल्टीट्यूड, आफ्टरनून के समय में कुछ और होगा, और इवनिंग के टाइम में कुछ और होगा। देंगे हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टाइप वाइज लिए जा रहे हैं आपके। टोटल अगर चैप्टर की बात करें तो 40 से 50 क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स में दे रखे हैं, और उन्हीं में से हर साल इसकी एक और बात होती है, एक और खासियत होती है कि अगर आप एग्जांपल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 50 एग्जांपल्स के और 50 इसके। और रैंडमली अगर 10-20 अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन भी मान लें तो 50 क्वेश्चन उसके भी मान लें, यानी 150 क्वेश्चन में से आपके एवरी ईयर हर साल सीबीएसई में कुछ न कुछ उसी में से आता है। और इसकी एक खासियत ये होती है कि इसके क्वेश्चंस चेंज नहीं किए जा सकते, सेम टू सेम जिस वर्ड के साथ है उसी वर्ड के साथ आएंगे, बस स्टैचू की जगह कुछ और टर्म दे देगा। और 90% केस में, 100 में से 90% केस में सेम टू सेम एक वर्ड भी चेंज नहीं किया जाता है, सेम टू सेम वैसा ही दे दिया जाता है। तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसको मैंने टाइप वाइज में डिवाइड कर रखा है, तो उसके चलिए पढ़ते हैं उसका फर्स्ट टाइप। करा क्वेश्चन, ए स्टैचू इज 1.46 मीटर टाल। करा कि एक स्टैचू है और 1.46 मीटर लंबा है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल पर खड़ा है। आप कभी भी मूर्ति को देखिएगा तो मूर्ति जब भी जहां भी रखी जाती है तो सबसे पहले उसका पेडेस्टल बनाया जाता है। आप कुछ इस टाइप का पेडेस्टल देखने को आपको वहां मिला होगा, जब भी कहीं भी आपने मूर्ति देखा होगा तो सबसे पहले पेडेस्टल बनाया जाता है, और पेडेस्टल के ऊपर आपकी कहीं मूर्ति रखी होती है। इस तरह का पेडेस्टल होगा, और मान के चलिए ये आपकी स्टैचू रखी हुई है। ये सर्कुलर भी होता है, कई बार टर्म में भी डिवाइडेड होता है, तो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पेडेस्टल को देखे हुए हैं। तो मान लिया कि हमारा ये पेडेस्टल है, और इस पेडेस्टल की जो लेंथ है ये यहां से यहां तक, ये जो है पेडेस्टल हमारा है, और यहां से यहां तक का आपका स्टैचू है। तो आप इसको इसका नाम दे सकते हैं। ये आपका यहां से यहां तक का पेडेस्टल है, और ये यहां से यहां तक आपने स्टैचू लिया है, ये आपने स्टैचू मान लिया। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कर रहा है ग्राउंड पर आपका कोई पॉइंट है। ये जो भी आपने पेडेस्टल, ये आपकी जो स्टैचू है, ग्राउंड के पोजीशन से, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, मान लिया वो पॉइंट हमारा क्या है, पी है। सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करने के बाद 90% क्वेश्चन तो फिगर को ही देख करके आप कर सकते हैं। ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने कल ही बात की थी कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेगा तो आपका यह सेंस है कि आपको नीचे से टॉप की तरफ देखना होगा, यानी आप नीचे से टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो आपका लाइन ऑफ साइट जो होगा स्टैचू के टॉप पर होगा। ये स्टैचू है, और इसका नाम हमने दे दिया है ए और बी, और स्टैचू का नाम हमने दिया है B2C। तो ये C पॉइंट पर आपका गया है स्टैचू पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, और हॉरिजेंटल जो लाइन है वहां से ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यह फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का। फिर एक और कोई टर्म दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल।
अब इसी पेडेस्टल के टॉप का, तो पेडेस्टल का टॉप यहां है और देखिए स्टैचू का बेस यहां है, तो ये तो हो गया पेडेस्टल का टॉप, पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है आपका पेडेस्टल का टॉप है और स्टैचू का नीचे का टर्म है, बेस है। तो इसका जब एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है तो आप तभी भी यही देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उस समय भी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कर रहा है, 45 डिग्री। दो टर्म आपसे कर रहे हैं, तो हमें पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल पता करना है, जबकि हाइट ऑफ स्टैचू उसने दे रखा है 1.46 मीटर। तो आपके पास ध्यान से देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं। बस जो जो चीजें दी हुई हैं उसे आप नोट करते जाएंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पहले हमको जो क्वेश्चन टर्म पूछा है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट, और पेडेस्टल जो है हमने क्या मान रखा है, ए बी की जो हाइट है हमने h मान लिया, इज इक्वल टू h फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, जो जो टर्म आपका दिया है ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो टर्म पहले दिए हैं वो सारी बातें नोट कर लें आप। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, तो स्टैचू के टॉप फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, पॉइंट P से स्टैचू ऑफ द टॉप C है, तो इसका जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा आपका, एंगल APC। अगर आप इसे ध्यान से नोटिस करेंगे तो एंगल APC इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा APC। अब बात करेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑफ द टॉप ऑफ, जो अभी हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया है हम उसी बात को नोट कर रहे हैं। द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, क्या दिया है उसने, पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखिए टॉप ऑफ द पेडेस्टल, बी पर, पॉइंट बी पर आ रहा है, तो एंगल APB, एंगल APB कितना दे रखा है आपका, एंगल APB इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा क्या, बिल्कुल होगा। और एक और चीज दे रखी है जो अभी हमने नोट नहीं की, हमें यह पहले ही नोट कर देना चाहिए क्योंकि यह सबसे पहले दिया है, हाइट ऑफ स्टैचू दे रखा है, तो हम इसे यहीं लिख दें, नहीं तो आपको जहां स्पेस होगा वहां आप लिख सकते हैं। मेरे पास स्पेस है तो मैंने यहीं लिख दिया। जो चीजें पहले दी हैं उसी के हिसाब से आप नोट करते जाइए। हाइट ऑफ स्टैचू, तो स्टैचू जो है आपने माना है BC, तो स्टैचू जो BC है आपका, BC वो है 1.46। आप जब मार्कर से मैं इसे चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको स्पष्टता पता चले कि आपने स्टैचू किसको माना है और आपने पेडेस्टल किसको माना है। और ये आपका जो है फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन। बस आप जितना टर्म आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में आप उसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको बस
ध्यान दीजिए, आपको कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं? 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये दोनों में आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे, आपका पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा PAC, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में PAC। तो PAC में ध्यान दीजिए, अगर हम टर्म की बात करेंगे तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन होता है हमारा टेंजेंट के साथ। तो tan 60 डिग्री, क्योंकि हमारा PAC वाले के लिए हमारा एंगल कितना है, APC का 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका ध्यान दीजिए AB भी इसी में है और BC भी है, तो AB प्लस BC। और आपका बेस जो है, आपका जो बेस है वो PA है, ये बेस कर लीजिए। और चूंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कर लीजिए, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डॉट कर दे रहे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और AB की हाइट हमें पता है क्या? नहीं पता है तो हमने h माना था, हम यहाँ h पुट कर देंगे। BC हमें पता है, बिल्कुल पता है 1.46 है। और आप PA हमें पता है, PA नहीं पता है तो PA का PA ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, PA इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.46 अपान √3। ये आपका √3 हो गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आपका PA इज इक्वल टू हो गया h प्लस 1.46 अपन √3। अब आपके पास एक और ट्रायंगल है, ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB। तो ट्रायंगल PAB आप यहां पर जब नोटिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, इस बार परपेंडिकुलर आपका AB है और बेस आपका क्या है, PA है। तो परपेंडिकुलर tan 45 की वैल्यू होती है 1। और AB के जगह आपका हाइट h है और PA के जगह PA है, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PA इज इक्वल टू हो जाएगा h। इसको हमने कर लिया इक्वेशन सेकंड। अब आप ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, PA इज इक्वल टू हम h लिख सकते हैं क्या, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.46 अपान √3 को आप इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा h√3 और ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा 1.46। h को आप इधर लेते आइए तो h हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 माइनस ये h√3 और माइनस h इज इक्वल टू 1.46। तो ये h आपका कॉमन है तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.46। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये टर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.46 अपान √3 माइनस 1। कहीं आपकी वैल्यू दे रखा है √3 की रखने के लिए, बिल्कुल अगर √3 की वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। इनकेस यहां तो आपका आंसर आ गया, लेकिन कुछ टर्म के लिए यह माना जाता है कि नीचे आपका अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो आप इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके इसे सिंपल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूं √3 प्लस 1 और नीचे √3 प्लस 1। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप इस मल्टीप्लाई को आसानी से सारे टर्मों को आप दिखाएंगे। 1.46 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी क्या 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 2 से इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल हो रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब आपका टाइप सेकंड क्वेश्चन दे रखा है,
हम हमेशा जब भी देखेंगे टर्म को तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले फिगर को ड्रा करेंगे, कोशिश करेंगे कि पहले फिगर ड्रा हो जाए, चाहे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ड्रा करें या पढ़ने के बाद ड्रा करें, और ड्रा करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। ध्यान दीजिए, कर है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं आपके इक्वल हाइट के। आप चाहे तो यही फिगर ड्रा कर सकते हैं। एक पोल हमने ले लिया, इसे हम अनदर टर्म से ले रहे हैं। ये दो पोल्स हैं हमारे पास, पहला पोल है इक्वल हाइट का, एक हमने ले लिया पोल ए बी और दूसरा पोल हमने ले लिया बी सी सी डी। दो पोल हो गए हमारे पास इक्वल हाइट के, बिल्कुल इक्वल हाइट के हमारे पास हो गए दो पोल। हमने दो पोल इक्वल हाइट के लिए, ठीक है। अब हमसे कह रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल दो अलग अलग अपोजिट टू ईच अदर, या इसके अपोजिट है, या राइट में है तो या लेफ्ट में है। साइड ऑफ द रोड विच इज 80 सेंटीमीटर वाइड, आपका यह जो रोड है, रोड यह कितने सेंटीमीटर का है, तो 80 सेंटीमीटर का वाइड है ये, यह भी बात ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट पी बिटवीन ऑन द रोड, कर रहा है इस एक पॉइंट है इसके बीच, कहीं रोड में कहीं इसके बीच में एक पॉइंट हमने क्या ले लिया है, पी ले लिया। तो क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल, कर रहा है एक पोल का एंगल ऑफ इलेवेशन जो है 60 डिग्री है और एक का तो एंगल ऑफ इलिविएशन, चलिए हम इसी पोल का ले ले रहे हैं। मान लिया हमारा फर्स्ट पोल ये है, तो एंगल ऑफ इलिविएशन हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्रॉम द पोल एट पी इज 30 डिग्री। अदर जो पोल है उससे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा अप साइड से लिया जाता है, इसलिए हम इसके अपर साइड की बात कर रहे हैं। तो इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पी ऑफ द पोल्स, और ये पोल्स के बिटवीन का डिस्टेंस भी पूछ रहा है और हाइट ऑफ द पोल भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो टर्म पूछ रहा है, हम पहले जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसको पहले लिख लेंगे। पहले जो चीजें हमसे पूछता है उसे हमने लिख लिया। लेट द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल की जो है इक्वल पोल्स, हाइट ऑफ द इक्वल पोल कर लीजिए, इक्वल पोल्स कर देंगे तो आपका आसानी हो जाएगा। इक्वल पोल्स, इक्वल पोल्स जो हैं आपके कौन कौन से हैं, पहला पोल आपने लिया है CD और दूसरा पोल आपका AB है, और इसकी हाइट आपको पता करनी है तो आपने उस हाइट को क्या मान लिया, H मीटर, H मीटर आपने मान लिया। और भी जो जो टर्म दिया हो उसे आप लिखते जाइए। यहां ध्यान दीजिए 80 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड कितना दे रखा है, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड आपका 80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप विड्थ ऑफ रोड लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, विड्थ ऑफ द रोड, रोड की जो विड्थ है वो आपने कितना लिया है, AC लिया है, और AC कितना है 80 सेंटीमीटर का है। उसके बाद क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट P, फ्रॉम अ पॉइंट P on the road, between on the road, between them on the road। इसके लिए दो टर्म आपके दे रखे हैं। पहला दे रखा है द एंगल ऑफ इलिविएशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ इलिविएशन ऑफ द टॉप। तो इसके लिए एंगल ऑफ इलिविएशन ऑफ द टॉप जब आप टर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इस चीज को लिखेंगे, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल, द
टॉप ऑफ वन पोल। इसका एंगल कितना आपको फॉर्म किया हुआ है, इसका एंगल आपका हो जाएगा एंगल डी, ध्यान दीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन है तो CPD, एंगल CPD इज इक्वल टू कितना डिग्री आपने लिया था, 60 डिग्री। अब आपका एक और एंगल आपका दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपका जो टर्म दिया है बस उसी से ले रहे हैं, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं लिए हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल, अनदर पोल। तो इस पोल के लिए आप एक अल्टरनेटिव टर्म ले लीजिए, ई ले लीजिए। तो आपका EBP कितना दिया है, एंगल EBP। अच्छा एक बात हम लोगों ने कल डिसाइडेड की थी, हम लोगों ने पीछे टर्म में जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक बात कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है अल्टरनेट इंटीरियर से, तो इस हिसाब से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा इस टर्म का, इसके लिए अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे तो, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन पर कभी भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं आएगी और नहीं आप इसका पर्टिकुलर एक ट्रायंगल बना सकते हैं, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन लेना होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना डिग्री होगा भाई, BPA। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा BPA। आपको जितना टाइम लगेगा यही नोट करने में, आपको टाइम जितना लगना है, बाकी तो एक बार जब नोट आपने कर लिया, जितना भी टर्म्स आपको दिया हुआ है चाहे लिखा हुआ है आपने एक बार नोट कर लिया तो फिर आप आसानी से बाकी टर्म्स को कर सकते हैं। बिल्कुल हमको जितना नोट करना था हमने नोट कर लिया है, जो कुछ भी टर्म्स दिया था हमने लिख लिया है। अब हमें बस फाइंड करना है जो हमें दिया है क्वेश्चन में जो भी फाइंड करने के लिए है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PCD और एक ट्रायंगल है PAB। तो आप इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को एक एक करके लीजिए। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल PCD, इन ट्रायंगल PCD। इसमें भी आप tan ही लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको डिस्टेंस चाहिए, तो ये आपका एंगल हो जाएगा, तो ये PC हो गया। तो tan कितना डिग्री होगा आपका, tan यहाँ होगा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लीजिए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर CD है आपका, बिल्कुल CD है, और बेस हमने PC लिया है, तो बेस हमारा हो गया PC, तो बेस हमारा PC हो गया। अच्छा tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपने √3 लिया है, और परपेंडिकुलर आपका CD है, तो CD को आपने पहले ही कुछ मान रखा है। देखिए CD को आपने पहले ही h मीटर लेंथ दिया था, ये आपका हो जाएगा h, लेकिन PC की वैल्यू आपने कुछ नहीं माना है, तो PC को आप PC ही छोड़ दीजिए। तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC इज इक्वल टू हो जाएगा PC इज इक्वल टू h अपॉन √3। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपके पास एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बस आप नोट करने के बाद ट्रायंगल्स फिगर बन गया, तो ट्रायंगल्स तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की क्वालिटी होती है कि फिगर अगर डन हो गया और आप क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पर देखिए नोट करने में कोई भी अपनी तरफ से टर्म नहीं लिया, जो भी दिया था क्वेश्चन में ही दिया था, यहां से क्वेश्चन किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, अब ध्यान दीजिए PAB, इन ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू वही होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर ये आपका यहां इस समय है, आपने परपेंडिकुलर लिया है अपॉन बेस, आपका यहां परपेंडिकुलर है AB, आपने AB लिया है, और बेस आपका है PA,
पीए, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और परपेंडिकुलर आपका AB है, AB को आपने क्या माना है H, और PA आपको पता है, नहीं पता है तो आप PA को PA ही रहने देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे PA इज इक्वल टू हो जाएगा H√3, H√3। यह इक्वेशन हो गया आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे इन या फ्रॉम फिगर, अगर फिगर की बात करेंगे तो फ्रॉम फिगर ध्यान से आप देखेंगे तो पीसी या सीपी प्लस पीए दोनों को मिला के यह टोटल कितने डिग्री है, कितना लेंथ है इसकी 80 मीटर की लेंथ है, या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में मीटर है तो मीटर में आप जो भी टर्म दिया है मीटर में ही है, शायद 80 मीटर है, सेंटीमीटर का रोड थोड़ी होता है, 80 मीटर है तो 80 मीटर का आपने ये रोड दे लिया। अब देखिए सीपी आपका क्या आया हुआ है, सीपी आया हुआ है H/√3, तो सीपी के जगह आप H/√3 लिख दीजिए, सीपी के जगह हो जाएगा H/√3 और पीसी के जगह आपका क्या हो जाएगा H√3 इज इक्वल टू 80। अब आप √3 को कॉमन कर लेंगे, √3 आपका टर्म हो जाएगा तो H प्लस 3H हो जाएगा, √3 का √3 में हुआ और ये हो जाएगा 80√3। √3 को उधर भेज दीजिए, नहीं आपका 80 होगा ना, और √3 को उधर भेज देंगे तो H और 3H मिलके कितना हो जाएंगे 4H इज इक्वल टू 80√3। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80√3 और अपन 4 2 जा 8 होगा तो ये 20 टाइम्स में हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20√3। ये आ गया आपका हाइट ऑफ द पोल, आपका आया है क्या हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ ईच पोल कितना होगा 20√3 मीटर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें आपका इंक्लूड किया है, डिस्टेंसेस बिटवीन द पोल फ्रॉम एक्स। अब हमको डिस्टेंस भी बताना है कि इनके और इनके बिटवीन का टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस बताने के लिए बेस और परपेंडिकुलर का यह रिलेशन आप यहीं से ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले लेंगे तो पीसी पता चल जाएगा आपका, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिए पीसी आपको पता नहीं है और H आपको पता हो गया, H कितना है 20√3, तो 20√3 है और ये नीचे आपका √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो पीसी कितना हो जाएगा 20 मीटर। यानी आपका यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी 20, तो आप यहां से यहां तक का बताइए ना कितना होगा 60 होगा कि नहीं होगा, तो आपका पीए 60 हो जाएगा। यही दोनों बिटवीन के डिस्टेंस आएंगे पोल से और आपकी हाइट हो जाएगी। डिस्टेंस क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं। हमको क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो किसी बुक के हो, आर डी शर्मा हो, ओसवाल हो, RS अग्रवाल हो, सारे बुक्स में लगभग टोटल अगर हम क्वेश्चन की काउंटिंग कर लेते हैं तो 200 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम 150 प्लस क्वेश्चन है। और 150 प्लस क्वेश्चन में अगर हम उसको डिवाइडिंग करने जाएंगे तो हर क्वेश्चन का किसी न किसी मैटर में एक दूसरे से थोड़ा ना थोड़ा रिलेशन अलग होता हुआ मिलेगा। इसका मतलब जितना ताला है उतने तरह की आपको चाबी लगानी पड़ेगी। तो मैंने उसमें से कुछ स्पेशल टाइप के ताले खोल रखे हैं और उसकी चाबी हम लोग की बात करेंगे। ये 4 टाइप मैंने बांटा है, इसके अलावा भी और भी इसके टाइप बांटे जा सकते हैं, लेकिन मैंने इन 4 टाइपों को बांटा है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट या प्रश्न आता है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वो आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसके, मैंने एक ही बात कही है कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ने के बाद उसका फिगर ड्रा कीजिए, क्योंकि 95% हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस के फिगर होते हैं। फिगर ड्रा कीजिए और फिगर ड्रा करने के बाद बस जैसा क्वेश्चन आपका कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर 100% आएगा। तो चलिए देखते हैं टाइप 3 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है। ए मैन ऑब्जर्व अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, कोई व्यक्ति है किसी टावर पर चढ़ा हुआ है और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर,
जो कि क्या हो रहा है, टावर की तरफ मूव कर रही है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कैन चेंजेस फ्रॉम 30 to 45, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वह 30 से 45 हो रहा है, तो इन 12 मिनट, 12 मिनट में, तो फाइंड द टाइम टेक बाय द कार नाउ रीच द टावर, तो हमें यह टाइम बताना है कि वह कितने समय में वह टावर तक आ जाएगी। आप अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़े होंगे, मैंने एक ही बार पढ़ा और मैंने इसको समझ लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसे आप अपने ही लैंग्वेज में 2 या 3 बार पढ़िए। जितने भी वर्डिंग क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसे 2 या 3 बार 4 बार, जब तक क्वेश्चन को स्पष्ट ना हो जाए आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि एक टावर है, चलिए हमने एक टावर मान लिया, चलिए सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। हमने एक टावर मान लिया, एक टावर है ए एंड बी, इसका टॉप होगा बी, बी पर कोई एक पर्सन खड़ा है और वो देख रहा है कि कोई कार आ रही है। हमने एक कार मान लिया है, हमने एक कार को ले लिया है सी, यह जो कार है सी है, सी जो कार आ रही है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन वो जब पहली बार देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसका 30 डिग्री मिलता है, उसे 30 डिग्री मिलता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको मिल रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन की हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई भी टर्म टॉप से अगर लोअर की तरफ देखा जा रहा है तो एक तो लाइन ऑफ साइड जाएगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसका मतलब टॉप से बॉटम की तरफ देखा जा रहा है, तो हमारा एक 30 डिग्री है। अब ऐसा हो रहा है कि वो जो कार है 12 मिनट चली, वो मान लीजिए वो जो कार है वो 12 मिनट चली है और 12 मिनट चलने के बाद वो डी पोजीशन पर आ जा रही है, वो ई पोजीशन पर आ गई और यहां से सी से लेकर के ई तक चलने में उसने टोटल कितना मिनट लिया है, 12 मिनट। तो इसका एंगल भी चेंज हो गया है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर के क्या हो गया है, 45। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि एंगल को लेने में गलती कर देते हैं, एंगल को कंसीडर करने में गलती करते हैं। कैसे, आपको अगर कभी भी टावर मान लीजिए, अगर आपको कभी इस तरह का एंगल में कौन एंगल पहले होगा और कौन एंगल बाद में होगा, इसका अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में फिगर बनाते समय, तो आप सीधा सी एक बात करेंगे कि किसी दीवार को कंसीडर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इस बोर्ड को ही कंसीडर कर ले रहा हूं या इस मार्कर को मैंने कंसीडर कर लिया और इसके हाइट पर मैंने कुछ रख दिया। जब हम इसको देखेंगे, अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाते हुए चल रहे हैं तो दूर होंगे तो हमारे एंगल का पोजीशन, हमारे साइड का पोजीशन कम होगा। आप जैसे मान लीजिए कि यह हमारा टावर है और हम इससे दूर हो रहे हैं, दूर होने का मतलब बहुत दूर है, तो जब हम दूर होंगे तो इसके एंगल का टर्म कम होगा कि ज्यादा होगा, और पास में होने पर ज्यादा होगा कि कम होगा। तो पास में रहने पर ज्यादा होगा। आप सीधी सी बात है कि आप जब पास में जाते चले जाएंगे तो मान लीजिए अगर हम इसी दीवार की तरफ चलते चले जा रहे हैं तो हमारा धीरे धीरे लाइन ऑफ साइट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता जाएगा और परपेंडिकुलर 90 डिग्री की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो दूर रहने पर लेस है और पास आने पर मच है। इससे ही पता चल जाएगा कि हमारा पहला 30 डिग्री का होगा, दूसरा 45 का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। लीजिए हमारा फिगर ड्रा हो गया, फिगर हमारा ड्रा हो गया, हमने 90% काम पूरा कर लिया। अब हम बस फिगर के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो जो हमने वर्क किया है फिगर के लिए वो टर्म हम लिखेंगे। हमने क्या सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले जो टर्म लिया है, हमने जो माना है वो करें। तो लेट ए बी इज अ टावर। हमने मान लिया है कि ए बी क्या है, एक टावर है, हमने इसको माना है। तो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ द फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट नाम दे दीजिए क्योंकि 2 एंगल्स बन रहे हैं, नाम उसने नहीं दिया है, द फर्स्ट
एंगल ऑफ डिप्रेशन। द फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन, फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने का क्या है, बी बी सी। तो एंगल आपका हो गया बी बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ इलिविएशन, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इलिविएशन होता ही है आपका। क्यों होता है, बी सी ए, बी सी ए, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, इस रीजन की वजह से। और ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है पहला। दूसरा क्या है, जो जो हमें कंसीडर किया, 10 सेकेंड आफ्टर 12 मिनट, 12 मिनट बाद, आफ्टर 12 मिनट, आफ्टर 12 मिनट, आफ्टर 12 मिनट द सेकेंड एंगल ऑफ इलेवेशन क्या हो जाएगा हमारा, बी बी ई, एंगल बी बी ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इलिविएशन, और एंगल ऑफ इलिविएशन हो जाएगा बीई ए, बीई ए इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। बस इतना ही चीजें हमें दिया था। और हमसे कुछ कहा है, जो चेंजिंग हुई है, चेंजिंग टाइम चेंजिंग, या द टाइम टेकन, द टाइम टेकन, सी टू ई, सी टू ई, सी से ई जाने में जो टाइम टेकन लिया गया है, टाइम टेकन कितना है हमारा, 12 मिनट है। बस हमको इतना ही टर्म दिया था, हमने क्वेश्चन से इतना ही टर्म लिखा। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो क्वेश्चन में न दिया हो। अब हम क्वेश्चन से बाहर चलते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए हमारा ये बेस है और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो सिर्फ एक ही हमारा टर्म अचीव करता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, और वो है tan। तो tan अचीव करता है, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल को लेते हैं। हमारा पहला ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल BCA। तो इन ट्रायंगल BCA, इन ट्रायंगल BCA क्या हो जाएगा हमारा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा जो है परपेंडिकुलर आपका है, आपका परपेंडिकुलर AB है, और बेस क्या है, बेस आपका AC है, AC। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC, पूरा AB अपॉन AC हो गया। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा √3AB, √3AB हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। दो ट्रायंगल बन रहे थे, आपने एक ट्रायंगल ले लिया BAC का, BAC का ट्रायंगल ले लिया, BAC, इसको BAC कीजिए, BAC। दूसरा ट्रायंगल है BAE, तो हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAE, इसमें भी हम लेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है इस ट्रायंगल के लिए, तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर अभी भी हमारा AB ही है, तो हमने AB लिया, और बेस हमारा क्या है, AE है, तो बेस हमारा हो जाएगा A। ध्यान देते हैं, अब ये tan 45 की वैल्यू हो जाता है 1, तो AB इज इक्वल टू AE। तो AE की बात कर लेते हैं, तो अब ध्यान दीजिए AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB होगा क्या, ये हो गया इक्वेशन
सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात कर लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो AC हमारा क्या है, AC है AE प्लस EC इज इक्वल टू अंडर रूट में 3AB। अच्छा, हमसे एक ही टर्म पूछा है, ध्यान दीजिए कि आपको टावर तक पहुंचने में कितना समय लेना होगा, यानी AE का ही हमको रिलेशन पूछ रहा है और हमको CE के साथ इसका रिलेशन देना है। तो AB जो है हमारा, हम AB के जगह लिख सकते हैं AE, तो ये हमारा हो जाएगा AE प्लस EC और ये अंडर रूट में 3AB के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। AE को आप इधर भेज दीजिए, तो AE माइनस अंडर रूट में 3AE। तो आप आंसर मिलाने के लिए तैयार रहिए कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप जो है इसी को इधर भेज दीजिए तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि आंसर हमारा माइनस की तरफ जा रहा है, तो हम इसी को उधर भेज दें, तो इसी हमारा यहीं रह जाएगा इसी, और हमने इसको भेज दिया है इधर, तो अंडर रूट में 3AE माइनस A। तो हमारा EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 3 माइनस 1 इंटू A। तो ये AE इज इक्वल टू आपका रेशियो हो जाएगा EC अपान अंडर रूट में 3 माइनस 1। तो आपका जो आंसर आया होगा वो E से लेकर C तक जाने में कितना मिनट लगा है, 12 मिनट लगा है। तो ये 12 मिनट का है और ये अंडर रूट में 3 माइनस 1। तो ये आंसर आपका दिया है। आंसर जो आपका आया है वो बताइए, क्योंकि आंसर अपने अकॉर्डिंग दिया होगा। 6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। अब देखिए 6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 दिया है, यही आपका आंसर दिया है। तो क्या आपको यहाँ आंसर आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आ चुका है, लेकिन दिखाई आपको नहीं दे रहा है। चलिए हम इसको दिखाते हैं। AE इज इक्वल टू, कभी भी आप ऐसा, जब भी ऐसा टर्म पाएंगे तो हमेशा कभी भी रूट को नीचे नहीं रखा जा सकता। ये टर्म होता है कि हम ब्रैकेट के नीचे रूट को नहीं रख सकते। तो जब आप इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 मिनट आपका था ही, टाइम को हटाइए और यहाँ रूट 3 माइनस 1 है, तो कंजुगेट का मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1। आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 रूट 3 प्लस 1 और नीचे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। स्पेस मेरे पास कम है, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं। A का स्क्वायर इट मींस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी 3 माइनस 1। तो आपका क्या आ जाएगा, 12 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका AE इज इक्वल टू आ जाएगा 6 अंडर रूट में 3 प्लस 1 मिनट। इसीलिए मैंने देखिए आंसर को मैंने ब्लू पेन से कर दिया है, ब्लू मार्कर से कर दिया है। आप चाहें तो यहां भी आप आंसर कर सकते हैं। इन केस अगर आप पेपर में करते समय आपको इसके बाद न समझ में आए तो आप यहां भी आंसर कर सकते हैं। बट टीचर हमेशा एक्सपेक्टेशन के लिए बेटर खोजता है। अगर आपसे बेटर किसी ने यहां तक पहुंचने की कोशिश की है तो उस पर ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अंडर रूट आपको अपान के नीचे मिल जाए तो आप उसे सॉल्व करेंगे और नीचे तक हटाएंगे उसको। अब यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टाइप है टाइप 4 है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है सबसे पहले पढ़ें। इफ एट अ सेम टाइम ऑफ द डे द रेशियो ऑफ हाइट height of a vertical standing pole and the length of its shadow from the ground is under root 3:1, find the angle elevation sun at that time। करा कोई पोल है, मान लीजिए यह सन है और सन जो सन है वो लाइट अगर इस पर दे रहा है, जब वो लाइट इस पर देगा तो इसकी शैडो इस साइड बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हमने मान लिया ए बी और ये सी और यहां एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है थीटा। तो हमने क्या किया, लेट द लेंथ ऑफ
द AB let AB is the pole, AB वो पोल है, एंड इट्स शैडो, इसकी जो शैडो है, इसकी जो छाया है, वो छाया कौन है, इसकी जो छाया है, इट्स शैडो BC है, B से C आपकी इसकी शैडो है। तो हमसे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जाए, ATP अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, या क्वेश्चन के हिसाब से आप कह सकते हैं ATP अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ क्या, किस चीज का रेशियो, कहां से दिया है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ वर्टिकल स्टैंडिंग पोल, हाइट ऑफ पोल एंड इट्स शैडो, इसके शैडो का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, √3:1। इसका सेंस यह हो गया कि आपका जो पोल AB है, AB का रेशियो, उसकी शैडो कौन है, AC उसका शैडो हो गया, तो इसके साथ ही AC, BC शैडो नहीं होगा आपका, शैडो AC होगा, शैडो A से C होगा। AC का जो रेशियो है वो दिया है √3:1, तो ये √3:1 का दिया है। तो हमसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम पहले ही लेट कर लें, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, is equal to theta, then AB, then tan theta is equal to, देखिए ये किस किस चीज का रिलेशन है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, यानी tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका दिया है AB और बेस आपका है AC, तो यानी tan थीटा इज इक्वल टू आपका दे रखा है AB है √3/1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिला है √3/1, तो ये tan कितने डिग्री की वैल्यू है, ये tan 60 डिग्री की वैल्यू है कि नहीं है, तो फ्रॉम कंपैरिजन अगर हम इसका कंपेयर करें तो tan से tan कैंसिल होता है, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है एज अ ऑप्शनल, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो नॉर्मल टर्म पर आपसे ये पूछा जा सकता है। तो टोटल यही टाइप्स हैं।